हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर के बारे में। कॉमन नेम का मतलब है ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल नेम का मतलब होता है फेमस नेम। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कॉमन नेमिंग कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का करने के लिए पर्टिकुलर हम नंबरिंग नहीं प्रेफर करते। जैसे IUPAC सिस्टम में आपको पता होगा, हम नंबरिंग करते हैं, पेरेंट चेन फाइंड करते हैं और फिर हम सीक्वेंस में प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स के अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। कॉमन नेमिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉमन नेमिंग के जो लॉजिक है वो जनरली जो इन्वेंटर होता है, मतलब जो साइंटिस्ट है जिसने इन्वेंट किया, या फिर जिस प्लेस से वो केमिकल इन्वेंट हुआ, ठीक है, वो कोई कंट्री भी हो सकता है, कोई प्रोविंस मतलब स्टेट हो सकता है, या फिर कोई लैब या कोई साइंटिस्ट या साइंटिस्ट का जो रिलेटिव है, या फिर कोई पेशेंट पे अगर वो ड्रग है, इनफैक्ट मेडिसिन है, अगर वो ट्राई करने के बाद अगर सही रिजल्ट मिले होंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमन नेमिंग किए जाते हैं। तो दोस्तों, कॉमन नेमिंग में आप ज़्यादातर कोई लॉजिक, इतने बेटर लॉजिक फाइंड नहीं करोगे जितना IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लॉजिक फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉमन नेमिंग आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉमन नेमिंग। सबसे पहली सिस्टम जो है, ठीक है, जिसका हम कॉमन नेमिंग आज पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन। और दूसरा सिस्टम जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन के जो बच्चे हैं। बच्चे मतलब जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इन दोनों का दोस्तों हम नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन से। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेमिंग देखते हैं। हाइड्रोकार्बन टाइटल हम लिख देते हैं। आप भी एक कॉपी और पेन लेके बैठना, और जितनी भी चीज़ें स्क्रीन पे आ रही है वो सब चीज़ें आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है और याद करते जाना है। और बेटा कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ताकि मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा और आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम आल्केन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आल्केन के लिए कॉमन नेमिंग करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके अंदर हम नॉर्मल, आइसो एंड नियो प्रीफिक्स यूज करते हैं कॉमन नेमिंग के अंदर। व्हेन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके लिए एक से ज़्यादा जब अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तो हम नॉर्मल, आइसो और नियो प्रीफिक्स से वो सभी स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करेंगे। अब दोस्तों, नॉर्मल प्रीफिक्स कब यूज करना है? तो बेटा नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करेंगे स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन के लिए। नॉर्मल प्रीफिक्स यूज होता है, मैं यहां लिख देता हूं, किसके लिए यूज होगा बेटा, याद रखेंगे, स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन के लिए यहां पे नॉर्मल प्रीफिक्स यूज होगा। आइसो, आइसो प्रीफिक्स लिखते हैं जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो आप आइसो प्रीफिक्स का यूज कर सकते हो। आगे कोई ब्रांचिंग इसके अलावा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इतना ही ब्रांचिंग होना चाहिए, तभी हम आइसो प्रीफिक्स यूज करेंगे। दिस यूनिट विथ नो फर्दर ब्रांचिंग, इसके अलावा आगे ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, सेकेंड लास्ट कार्बन जो होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए, सेकेंड लास्ट कार्बन शुड कंटेन वन
मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पे, जैसे यहां से ब्रांच स्टार्ट हुआ तो ये 1 और ये 2, तो सेकेंड कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन है, उसके आगे वाला कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन हुआ, उस पर मिथाइल ग्रुप है देखो। तो इसीलिए बेटा यहां पे हम आइसो प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा दोस्तों, अब नेक्स्ट नियो कब यूज करना है? तो बेटा नियो तब यूज करेंगे जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा हो, जो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो नियो हम यूज कर सकते हैं। इसके आगे फर्दर कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। दिस यूनिट विथ नो फर्दर ब्रांचिंग, इसके आगे ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, तब हम नियो यूज कर सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल होने चाहिए। देखिए आप, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो यहां पे ये भी चीज याद रखेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन शुड कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप्स। सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप दोस्तों होंगे तो हम नियो यूज कर सकते हैं। एक होगा तो आइसो, और हमारे जैसे सब कार्बन होंगे सीधे स्ट्रेट होंगे, कोई आड़ा टेढ़ा नहीं होगा, तब नॉर्मल यूज करना है। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा फंडा। नाउ याद रखेंगे नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए सिस्टम में, तभी नियो लिख सकते हैं। ओके बेटा, चलो मैं आपको एक क्यूट सा एग्जांपल बताता हूं। वी हैव C5H12, हमारे पास C5H12 है। अब C5H12 में हम 5 कार्बन जो है उसको स्ट्रेट चेन में लिख सकते हैं। ये रहा स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन है, 5 कार्बन है, तो इसीलिए हम यूज करेंगे नॉर्मल। तो यहां पे लिखेंगे नॉर्मल पेंटेन। देखो कोई ब्रांचिंग नहीं है, हर एक कार्बन यहाँ पे स्ट्रेट चेन में है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं 4 कार्बन जो है वो स्ट्रेट लिख रहा हूं, और 1 कार्बन का हमने कर दिया ब्रांचिंग, तो इसको लिखेंगे बेटा, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। आपको याद होगा अभी हमने जस्ट पढ़ा, आइसो के लिए इतना सिस्टम होना चाहिए। ओके, और नियो का मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल होने चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है 5 कार्बन के लिए, ये है नियो पेंटेन। तो पेंटेन जो है उसमें नॉर्मल तब लिखेंगे जब हर एक कार्बन स्ट्रेट है। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल है और ये सिस्टम जो है इतना सिस्टम, तो हम आइसो लिखेंगे। और ये सिस्टम जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो हम लिखेंगे नियो। तो ये एल्केन में कॉमन नेमिंग करने के लिए हम नॉर्मल, आइसो एंड नियो प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। ये बेटा आपको याद करना है, ये आपके दिल में होना चाहिए। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस गया होगा, दिल में भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम दिल से कोई चीज पढ़ते हैं तभी लंबे समय तक याद रहती है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तब लंबे समय तक याद रहेगा। अब बेटा बात करते हैं आल्किन्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट आल्किन्स। आल्किन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आल्किन का कॉमन नेमिंग करने के लिए हम यहाँ पे आल्क के साथ YL और ENE सफिक्स यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आल्किन के IUPAC नेम में हम ENE यूज करते थे। अब कॉमन में बेटा आपको याद रखना है, हम YL ENE यूज करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे इथ यूज करेंगे और बाद में YL ENE जोड़ देंगे साथ में, तो हो जाएगा एथिलीन। इफ वी हैव 3 कार्बन्स, अगर हमारे पास 3 कार्बन होंगे तो प्रोप के साथ YL ENE जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपिलीन। अगर बेटा हमारे पास 4 कार्बन है और ऐसा सिस्टम है
तो 4 के लिए हम ब्यूट यूज़ करते हैं, ब्यूट YLENE, ब्यूटिलिन। पर क्योंकि बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 और 2 पे है तो हम यहाँ पे अल्फा यूज़ करेंगे कॉमन नेमिंग में। तो ये हो गया अल्फा ब्यूटिलीन। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा होगा। इसका IUPAC क्या लिखते हैं बेटा? तो इसका IUPAC लिखते हैं ब्यूट 1 पर कॉमन में लिखेंगे अल्फा ब्यूटिलीन। चलो दोस्तों, अब ये जो स्ट्रक्चर है, आप इसका IUPAC क्या लिखोगे? इसका IUPAC आप लिखोगे ब्यूट 2 बट कॉमन में हम लिखेंगे बीटा ब्यूटिलीन और ब्यूटाइलीन, वॉटेवर। चलिए दोस्तों, नाउ ये जो स्ट्रक्चर है इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए हम आइसो यूज करते हैं और ये आल्किन है तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूट YLENE। इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिलीन। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्काइंस। अल्काइंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो अल्काइन में जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप सबको याद है। तो IUPAC में अल्काइन के लिए हम आइन यूज करते हैं। जैसे 2 कार्बन है तो हम लिखते हैं इथ आइन, पर यहां पे एसिड यूज करेंगे तो इसका नाम है एसिटाइलिन और एसिटिलीन। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई अल्काइन के बारे में। अल्कीन हमने देखा और उसके पहले हमने देखा अल्केना। तो ये हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने चर्चा कर ली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन के बच्चे, दैट इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के बारे में। यहाँ पे सेकेंड हाइड्रोकार्बन के बच्चे, दैट इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का मतलब जो हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस हुए होंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन जो है, अल्कीन है, अल्केन है, अल्काइन है, ठीक है, एरीन है, बेंजीन, उसमें से जब हम H को रिप्लेस करेंगे तब जो नए स्ट्रक्चर बनेंगे वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। तो इसके दोस्तों 2 टाइप है। सिस्टम A विच इज रेडिकल डिपेंडेंट एंड रेडिकल इंडिपेंडेंट। तो पहला सिस्टम मैंने लिख दिया है रेडिकल इंडिपेंडेंट, जो रेडिकल पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा सिस्टम है जो रेडिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, 2 सिस्टम है यहाँ पे। तो रेडिकल इंडिपेंडेंट, दूसरा सिस्टम है सिस्टम B जो है। सिस्टम B के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, ठीक है, तो सिस्टम B जो है हमारा वो है रेडिकल डिपेंडेंट। मतलब जब हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे ना हाइड्रोकार्बन से, तो उसका जो नाम होगा ना उस पर डिपेंड करता है ये। ओके, रेडिकल डिपेंडेंट एंड रेडिकल इंडिपेंडेंट। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर ये रेडिकल क्या होता है? व्हाट इज रेडिकल? तो बेटा अभी मैंने आपको बताया रेडिकल का मतलब क्या है। व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल का मतलब है जब हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स और रेडिकल। जब हम हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो पार्ट बाकी रहा वो पार्ट को बेटा हम बोलते हैं रेडिकल। लाइक से फॉर एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अल्केन है। अल्केन में से आपने H को हटा दिया तो क्या करेंगे?
अल्केन है ना, वो बन जाएगा अल्काइल। गॉट इट? अल्केन में से जब हम हाइड्रोजन को हटा देंगे तो बन जाएगा अल्काइल, है ना। जैसे हमारे पास है मीथेन, CH4, मीथेन। अब मैंने इसमें से H हटा दिया तो रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? H हटा दिया तो क्या बाकी रहा बेटा? CH3 बाकी रहा। तो यहां पे लिखेंगे मिथाइल। मीथेन था, वो हो गया मिथाइल। ओके दोस्तों, ऐसे ही इथेन होगा। इथेन होगा तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा एथाइल। ठीक है बेटा। अगर C3H8 हुआ तो C3H7 बनेगा। C3H8 मतलब प्रोपेन। तो इसमें से क्या बनेगा? इसमें से बनेगा प्रोपाइल। जो प्रोपाइल दो होते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। अब प्रोपेन में से प्रोपाइल दो क्यों बने, अगर आपका ये सवाल है तो पूरा लेक्चर मैंने पढ़ाया है, 1 घंटा मैंने पढ़ाया है कि अल्केन में से अल्काइल कैसे बनते हैं और वो अल्काइल कितने होते हैं, उसका दोस्तों मैंने पूरा लेक्चर पढ़ाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। अगर आपको देखना है वहां जाके आप लिंक पे क्लिक करिएगा और समझ लीजिएगा कि कैसे यहाँ पे अल्केन से अल्काइल बनते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट C4H10, दैट इज ब्यूटेन। Removal of hydrogen, it produces radical. That radical is called butane से जो बना, that is called ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल बेटा 4 होते हैं। सर कैसे 4 हुए? अभी जैसे मैंने आपको बेटा बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और देखो, लिंक ओपन करो तो आपको पता चलेगा ब्यूटाइल कैसे 4 बनेंगे। C5H12 जो है पेंटेन है, हम H हटा देंगे तो C5H11 हो जाएगा। उसका नाम है बेटा पेंटाइल। और पेंटाइल टोटल 8 होते हैं। ओके बेटा। तो अगेन मीथेन से क्या बनेगा? मिथाइल बनेगा। इथेन से बनेगा, इथेन से प्रोड्यूस होगा इथाइल जो एक ही होता है। प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा जो 2 होते हैं। ब्यूटेन से बेटा बनेगा ब्यूटाइल जो 4 हैं। और पेंटेन से पेंटाइल जो 8 हैं। अब ये सब चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दी है वो क्लिक करोगे तो समझ में आ जाएगी आपको। ओके बेटा, चलो अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड रेडिकल के बारे में। नाउ अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होगा। जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर का नाम आप सबको याद है, इथिन। अब रेडिकल का मतलब मैंने H निकाल दिया, डैश लिख दिया, तो इसका नाम इथिन था ना, तो उसमें से दोस्तों हम E हटा के YL लिखेंगे तो इसका नाम हो गया इथिनाइल, या फिर इसका फेमस नेम है, कॉमन नेम है विनाइल। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर ये विनाइल के अंदर CH2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एलाइल। इसका नाम है एलाइल। जी हाँ दोस्तों, ये एलाइल ग्रुप है, याद करेंगे हम। नेक्स्ट बेटा, अगर ये विनाइल जो है उसके साथ एक कार्बन लिखेंगे। ये जो कार्बन जिस पे आप स्टार देख रहे हो, ठीक है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन होगा। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन जिसके साथ कोई ना कोई हेटेरो एटम अटैच होगा। तो इतने ग्रुप को जनरली हम एक्राइल लिखते हैं, जनरली बोल रहा हूं। फिर यहाँ पे कॉमन नेमिंग है तो मैंने पहले ही बताया, इतने ज़्यादा लॉजिक कुछ है नहीं, बट हाँ इतना सिस्टम है। तो एक्राइल जनरली यूज करेंगे, कभी कभी एक्रिलो लिखेंगे हम। चलो दोस्तों, ये जो सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हो आपके स्क्रीन के सामने, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इतना सिस्टम, इसको हम बोलते हैं क्रोटॉन। अगेन ये कार्बन का मतलब क्या है? दिस कार्बन कंटेन्स Fg, फंक्शनल ग्रुप, और उसके पास हेटेरो एटम होगा। तो दोस्तों इतनी सिस्टम अनसैचुरेटेड रेडिकल में आपको याद करनी है।
ठीक है, और भी कुछ रेडिकल्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स अब मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे स्क्रीन में, तो इसके नाम भी याद करेंगे हम। जैसे मीथेन से हमने H हटाया तो क्या बना था बेटा? यस बेटा, मिथाइल बना था ना। ऐसे ही और एक H निकाल देंगे तो CH2 बाकी रहेगा, तो इसका नाम है बेटा मिथिलिन, या फिर इसका दूसरा नाम है मिथिलिडीन। CH2 जो है उसको हम बोलेंगे मिथिलिन, या फिर कॉमन नेमिंग इसका है मिथिलिडीन। चलो नेक्स्ट, अगर इथाइल से हम और एक H निकाल देंगे तो ये हो जाएगा इथिलिडीन, क्योंकि हमने क्या किया देखा, आपने 2 H निकाले हैं। वैसे ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम इथेन बोलते हैं, एग्री? ये इथेन है। अब हमने क्या किया, 2 H निकाल दिए तो 2 डैश आ गए यहाँ पे, है ना, तो ये इथिलिडीन हो गया ना, है ना। तो एक कार्बन से 2 H निकाले तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल। जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसको जेमिनल बोलते हैं। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे 2 वैकेंट पोजीशन है तो ये है विसिनल। इथिलिन नाम है इसका, ये विसिनल कैटेगरी है। विसिनल मतलब पड़ोसी कार्बन जो है, पड़ोसी मतलब नेबरिंग कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, और जेमिनल का मतलब है एक ही कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है दोस्तों बेंजीन जो था C6H6, उसमें से हमने एक H निकाल दिया तो बाकी रहा, ये था C6H6 जिसका नाम है बेंजीन, दूसरा नाम है यहाँ पे फिन, तो ये हटा के E हटा के YL लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिनाइल। ये है C6H5 और इसको 5 लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर इसको PH भी लिखते हैं, बहुत सारी बुक्स में ऐसे लिखा होगा PH। तो C6H5, 5 और PH सभी एक ही है, फिनाइल है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। बेंजीन पे जब CH3 ग्रुप होता है तो इस स्ट्रक्चर का नाम है, कोई रेडिकल नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के सभी वैलेंसी कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेंजीन पे CH3 जो है ये स्ट्रक्चर का नाम है टोल्यूएन। अगर दोस्तों इसमें से हम H निकाल देंगे तो बाकी रहेगा CH2। इस सिस्टम का नाम है बेंज़ाइल। और बेटा अगर हमने एक H निकाल दिया तो यहां पे CH बाकी रहेगा जिसका नाम है बेंज़ाल। और अगर हमने एक H निकाल दिया बेटा तो बाकी रहेगा C जिसका नाम है बेंजो। तो देखो बेंज तो सबके अंदर है, देखो आप अच्छे से, इसके अंदर क्या है, आइल, ये आल और ये ओ। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर बेंजीन पे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है ना तो भी ये बेंजो है, और बेंजीन पे CO है, मतलब CO तो आपको पता ही है डबल बॉन्ड होगा, तो इसका नाम भी बेंजो है। तो तीन सिस्टम का नाम बेंजो है। इसका नाम बेंजो है, देखो आप 3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर रहे हैं कार्बन के साथ, एक बेंजीन के साथ तो बॉन्ड है ही, C ट्रिपल बॉन्ड लिखा है तो बेंजो है, और बेंजीन पे CO है, C डबल बॉन्ड हो तो भी वो बेंजो है। तो ये जितने भी लिखे हैं सब रेडिकल लिखे हैं दोस्तों हमने, ये रेडिकल है, ठीक है। अब ऐसे ग्रुप लिख रहा हूं मैं जिनका नाम ये रेडिकल पे डिपेंडेंट है। ओके, तो सिस्टम जो है अभी हमने नहीं लिखा था, अभी लिखा था ना बेटा सिस्टम A और सिस्टम B, तो अभी हम लिख रहे हैं पहले सिस्टम B की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो रेडिकल अभी हमने लिखा था ना डिपेंडेंट, देखो यहाँ पे लिखा था हमने, अभी हमने लिखा था सिस्टम B रेडिकल डिपेंडेंट, तो सिस्टम B पहले लिख रहे हैं, रेडिकल मैं लिख देता हूँ सिस्टम B जिसका नाम रेडिकल पे डिपेंड करता है, रेडिकल
डिपेंडेंट, मतलब वो जो रेडिकल लिखा उसका नाम लिखना है और पीछे इसका सफिक्स जो है वो जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं FG, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ इसका सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप जैसे X है तो इसके लिए हम यूज करेंगे हैलाइड, और X के आगे जो भी रेडिकल होगा उसका नाम लिखेंगे। जो भी रेडिकल है, मिथाइल, इथाइल, विनाइल, जो भी है उसका नाम आगे लिखेंगे। तो आगे क्या लिखना है? रेडिकल का नाम, पीछे क्या लिखना है? हैलाइड, ऐसे लिखना है। क्लियर? अगर OH है तो आगे रेडिकल का नाम, पीछे हम जोड़ देंगे, लिख देंगे अल्कोहल। NH2 होगा, या फिर अगर NH हुआ या फिर N हुआ तो हम लिख देंगे अमाइन। ओके। O होगा तो हम लास्ट में लिख देंगे, रेडिकल के नाम के बाद लिख देंगे ईथर। C डबल बॉन्ड O होगा तो कीटोन। CN होगा तो साइनाइड, और NC होगा तो हम लिख देंगे बेटा आइसोसाइनाइड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये टेबल आपको समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, तो नोट्स आप ज़रूर से बनाइएगा। वो नोट्स रेफर करोगे, बार बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, तब जाके ये याद होगा। इजी है, अगर आप आज का काम आज कर लो। अगर ये काम आपने पेंडिंग रखा तो फिर इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होने वाला है, तो इसको पेंडिंग मत रखना बेटा। ये सब ग्रुप आज याद कर लेना, सफिक्स याद कर लेना फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, और रेडिकल के नाम भी। ठीक है बेटा? फॉर्मेट बहुत इजी है इसका। अगर इस जो ग्रुप लिखे थे उसका अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो उसका फॉर्मेट बहुत इजी है, IUPAC जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे लिखेंगे रेडिकल का नाम और पीछे लिखेंगे ये जो ग्रुप्स लिखे हैं उसका सफिक्स लिख देंगे। जैसे कि CH3CH2OH का अगर नाम लिखना हो तो OH के लिए अभी हमने लिखा, OH के लिए सफिक्स लिखा अल्कोहल, और CH3CH2 रेडिकल जो है इसका नाम है इथाइल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। जैसे अभी हमने ये रेडिकल लिखा था तो ये रेडिकल जो है इसका नाम है विनाइल, तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। ओके दोस्तों, अगर हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो पहले रेडिकल का नाम, तो Cl के लिए हैलाइड मतलब क्लोराइड लिखेंगे, और ये जो रेडिकल आपको दिख रहा है, ये रेडिकल आप जो देख रहे हो ये है आइसोब्यूटाइल, तो इसका नाम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम हो गया इस स्ट्रक्चर का। ओके, तो रेडिकल का नाम लिखना है बेटा आपको, और रेडिकल का नाम लिखने के बाद आपको जो सफिक्स अभी हमने लिखे हैं टेबल में वो लिख देने हैं। जैसे ये जो रेडिकल है इसका नाम आगे हमने लिखा था इथिलिडिन, तो इसका नाम हो गया इथिलिडिन ब्रोमाइड। इथिलिडिन डाइब्रोमाइड भी लिख सकते हो, ब्रोमाइड भी सही है। से फॉर एग्जांपल अभी हमने ये रेडिकल का नाम लिखा था, चलो क्या लिखा था, वीडियो पॉज करो, याद करो, या फिर आपने नोट्स बनाया ना, अभी कॉपी और पेन लेके बैठे हो ना, तो देखो अभी हमने क्या लिखा था, रेडिकल का नाम बेंजाइल लिखा था ना, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल, और OH के लिए हम यूज करते हैं कॉमन नेम में अल्कोहल। ठीक है बेटो, समझ आ गया आपको? यस। अब हम दूसरा टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप लिख रहे हैं, सिस्टम A लिख रहे हैं अब हम, विच इज रेडिकल इंडिपेंडेंट। अब हम दूसरा सिस्टम लिख रहे हैं, सिस्टम A लिख रहे हैं, दैट इज रेडिकल इंडिपेंडेंट।
मतलब अब रेडिकल का नाम नहीं लिखना। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें रेडिकल का नाम नहीं लिखना, अब हमें कार्बन गिनने हैं और उसका अलग से प्रीफिक्स मैं आपको बताता हूँ वो लिखना है। और ये फंक्शनल ग्रुप जो लिख रहा हूँ उसके सफिक्स याद करने हैं आपको, ठीक है। तो रेडिकल इंडिपेंडेंट के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स। फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मेट पहले बताता हूँ फिर टेबल ड्रॉ करता हूँ। तो फॉर्मेट है, रेडिकल इंडिपेंडेंट है तो रेडिकल तो आएगा नहीं आगे, आगे क्या आएगा, प्रीफिक्स, और पीछे क्या जोड़ना है, सफिक्स जोड़ना है। अब प्रीफिक्स कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन, ओके, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन। प्रीफिक्स मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड करके नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं। अगर एक कार्बन है तो हम प्रीफिक्स लिखेंगे फॉर्म, 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे एसिड, 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे प्रोपियोन, ओके बेटो, 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूटर, 5 कार्बन है वेलर, 6 कार्बन है कैप्रो, 7 कार्बन है एनांथ, 8 कार्बन है कैप्रिल, 9 कार्बन है पेलार्गोन, 10 कार्बन है कैप्रा, ओके। तो ये सब क्या है, ये सब क्या लिखा है मैंने, ये सब प्रीफिक्सेस लिखे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी तक IUPAC में मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट ये सब यूज करते थे ना बेटा हम, अब हमें वो यूज नहीं करना क्योंकि कॉमन नेमिंग है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स चेंज हो जाएंगे और ऐसे ग्रुप पढ़ रहे हैं जो रेडिकल इंडिपेंडेंट है। तो रेडिकल का नाम नहीं आएगा तो आगे क्या आएगा, आगे ये प्रीफिक्स आएगा। और अब हम पढ़ते हैं, टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें हम सफिक्स पढ़ते हैं। लेट्स गो, चलो फिर। तो अब यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे, मेरे साथ लिखो बेटा, आप टेबल ड्रॉ कर दो, 2 कॉलम बना दो। पहले कॉलम में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, दूसरे कॉलम में लिखेंगे उसका जो भी सफिक्स यूज होने वाला है वो। सबसे पहला ग्रुप है COOH, जिसके लिए हम कॉमन नेमिंग में सफिक्स यूज करेंगे एक एसिड। जैसे एक कार्बन हुआ तो प्रीफिक्स फॉर्म था और सफिक्स एक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, COX, YL हैलाइड, इथेन तो लिख नहीं सकते है ना, देखो मैंने बोल दिया इथेन, पर ईथ कब लिखते हैं, जब हम IUPAC कर रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्बन के लिए एसिड है तो एसिड और YL हैलाइड, एसिटाइल हैलाइड, COOR, ये ईस्टर ग्रुप है, इसके लिए अल्काइल और बाद में लिखेंगे 8, अल्काइल लिखना है और फिर IUPAC में O8 था, यहाँ पे 8 है। चलो नेक्स्ट COOCO, इक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट CONH2, इसके लिए अमाइड ही लिखेंगे। नेक्स्ट CHO, इसके लिए लिखेंगे एल्डिहाइड, ग्रुप का जो नाम है वही का वही लिख देंगे। CN और NC ऐसे ग्रुप है जिसके लिए हम वो रेडिकल डिपेंडेंट भी है, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो या इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। तो यहां पे CN के लिए लिखना है तो O नाइट्राइल और NC के लिए O आइसोनाइट्राइल। तो ये टेबल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अगेन इस पे काम करना है। इसको आप अच्छे से लिखो, जब तक याद ना हो तब तक लिखो एक इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। इस पे काम करो टेबल पे।
टेबल आपको याद हो जाएगा, फिर आपका कॉमन नेमिंग जो है, कॉमन नेमिंग करने का जो काम है उसके एमसीक्यू है, आपको बहुत इजी लगेंगे, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर, है ना। यस, तो इस पे आपको काम करना है घर पे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ये टेबल आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके बेटा, चलो फिर अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अब हम बात करते हैं, ये टेबल ड्रॉ हो चुका है, अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे मैंने जितनी भी रूल्स थे या जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने बता दी है, अब एग्जाम्पल्स करेंगे। HCHH, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए CHH जो है वो अभी हमने लिखा है तो वो रेडिकल इंडिपेंडेंट है, रेडिकल पे डिपेंड नहीं करता। तो कार्बन एक है तो फॉर्म, और इसका सफिक्स है एक एसिड, तो इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन एसिड, एक एसिड, एसिटिक एसिड। इजी? यस। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 कार्बन्स, तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या था? चलो फटाफट नोट्स देखो, वीडियो पॉज करो, क्योंकि CHH रेडिकल इंडिपेंडेंट है, रेडिकल पे डिपेंड नहीं करता। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन और एक एसिड, तो इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। इजी? जैसे ये स्ट्रक्चर है, देखो बेटा, तो देखो ये आइसो दिख रहा है आपको, आइसो वाला ग्रुप, टोटल 4 कार्बन है, तो आइसो और BUTYR ब्यूटर, ब्यूटरिक एसिड, आइसो ब्यूटरिक एसिड, है ना। चलो जैसे ये स्ट्रक्चर है CH3CH Br CH2CHH, तो लेट मी टेल यू, कॉमन नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन शो करने के लिए फंक्शनल ग्रुप जो है, यहां पे COOH है, तो C डबल बॉन्ड O का पड़ोसी कार्बन अल्फा, अल्फा का पड़ोसी कार्बन बीटा, बीटा के आगे गामा और फिर डेल्टा होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहां पे हम बीटा लिखेंगे, बीटा ब्रोमो, 4 कार्बन है तो BUTYR और COOH में एक एसिड, तो इसका नाम है बीटा ब्रोमो ब्यूटरिक एसिड, बीटा ब्रोमो ब्यूटरिक एसिड। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे, उस पर आपको काम करना है अच्छे से, जो आगे मैंने आपको बताया टेबल, उस पर काम करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी है। ओके बेटा, चलो कुछ और एग्जांपल लेंगे। वी हैव CH3CONH2, तो याद करो, आपने टेबल याद किया हो तो याद करो, CONH2 कौन सा ग्रुप है? क्या वो डिपेंडेंट है या वो इंडिपेंडेंट है? देख लिया बेटा आपने, तो CONH2 जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एसिड और ये अमाइड है, तो इसका नाम हो गया एसिटामाइड। ओके, चलो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। देखो आगे हमने इतने ग्रुप को आज लिखा था, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके देखो इतने ग्रुप को हमने क्या लिखा था। दोस्तों देखो इतने ग्रुप को हमने क्या लिखा था, तो इतने ग्रुप को हमने लिखा था एक्राइल। अब थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन होगा क्योंकि कॉमन नेम है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट वही हो, है ना। तो ये दोस्तों है एक्रोलेन, एक्राइल एग्जैक्ट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन होता है हर एक स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं। तो ये है एक्रोलेन, जैसे ये है एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड देखा आपने अपने बुक में, आगे एक्रिल लिखा था, एक्राइल लिखा था हमने इसको, इफ यू रिमेंबर। तो एक्राइलिक एसिड
जैसे अभी हमने एक्राइल लिखा था ना, तो आप एक्राइल लिख सकते हो। एक्राइलिक एसिड और एक्रिलिक एसिड दोनों सही है। चलो CH3CH2Cl। अब मैं मिसलेनियस एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप डिपेंडेंट है, कौन सा ग्रुप इंडिपेंडेंट है। तो ये हेलोजन है, हेलोजन डिपेंडेंट है, तो ये रेडिकल का नाम क्या होगा बेटा? तो रेडिकल का नाम है इथाइल, तो स्ट्रक्चर का नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। इजी। चलो दोस्तों, वी हैव CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अभी इतने ग्रुप को हमने बोला था, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि 4 कार्बन है और CHO रेडिकल इंडिपेंडेंट है, पर यहाँ ब्यूटेन यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ क्रोटोन लिखना है, तो इसका नाम है क्रोटोनाल्डिहाइड। क्रोटोनाल्डिहाइड इजी बेटा, इसका नाम है क्रोटोनाल्डिहाइड। और अगर यहाँ COOH होता तो हम लिखते क्रोटोनिक एसिड, इसका नाम हम लिखते क्रोटोनिक एसिड। ठीक है बेटा। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसमें देखो कुछ अलग ही नाम है इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। नाउ दिस नीड्स टू बी याद करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। ये स्ट्रक्चर के नाम है वो याद करने पड़ेंगे, कॉमन नेमिंग पढ़ रहे हैं, हमें भूलना नहीं है। इसका नाम है ग्लायोक्साल, दिस इज ग्लायोक्साल। CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। CH2 जो है उसको हमने आगे रेडिकल नाम था इसका इथिलीन, तो इसका नाम लिख सकते हो इथिलीन डायोल, या फिर इसका फेमस नेम है EG इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल। अगर एक स्ट्रक्चर में 3 कार्बन और 3 OH होंगे अलग अलग कार्बन पे, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल। इसका नाम है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। कॉमन नेमिंग पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं बेटा, डोंट पैनिक। जितने लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर उतने कंपलसरी आपको याद करने हैं, वो याद करने पड़ेंगे। लॉजिक थे वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तो पहले तो सोचो इस स्ट्रक्चर में कौन सा ग्रुप है, तो हेलोजन है। क्या हेलोजन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? तो हेलोजन डिपेंडेंट है, तो फिर रेडिकल का नाम क्या होगा? देखो अपने नोटबुक्स में, कॉपी में देखो, आगे आपने लिखा होगा। तो रेडिकल का नाम देखा, क्या नाम है? बेंजाल, तो इसका नाम है बेंजाल डाइक्लोराइड। इसका नाम है बेंजाल डाइक्लोराइड, है ना? यस। तो कॉमन नेमिंग जो है उसमें लॉजिक मैंने बता दिए हैं। कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर आ सकते हैं, जैसे ये है कार्बोलिक एसिड नाम है इसका, ये आपको याद करना पड़ेगा, कॉमन नेम है इसका कार्बोलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट जितने इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। बेंजीन पे अगर आइसोप्रोपाइल है तो इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम है, इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम है क्यूमिन। इसका कॉमन नेम है क्यूमिन। CH3 था तो हमने टॉल्यूइन लिखा था, आपको याद होगा। ये आज ही के लेक्चर में आगे हमने लिखा है, इसका नाम है टॉल्यूइन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेंजीन पे CH3 और ऑर्थो पे भी CH3 है। 1 और 2 पोजीशन को हम कॉमन नेमिंग में ऑर्थो बोलते हैं, तो इसका कॉमन नेम है बेटा ऑर्थोजाइलिन। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स 1,3 पे प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लिखते हैं मेटा, तो इसका नाम है मेटाजाइलिन। और अगर 1,4 पे प्रेजेंट होंगे तो इसका नाम है
पैराजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन, जलील नहीं है ये, जाइलिन है। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे। जितने इम्पॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ, उन सब स्ट्रक्चर्स को। OH और CH3, इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑर्थोक्रेसॉल। 1 2 पे है इसलिए बेटा ऑर्थो लिखा है। 1 3 होगा तो हम लिखेंगे मेटाक्रेसॉल, और अगर 1 4 होगा तो इसका नाम है पैराक्रेसॉल। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद एक ही स्ट्रक्चर में 2 OH ड्रॉ करेंगे। देखते हैं इसका कॉमन नेमिंग जो है वो क्या होने वाला है। तो OH 1 2 पे है इसलिए ऑर्थो लिखेंगे, बट ये फेमस नेम इसका कैटेकॉल है ना, ये याद करना पड़ेगा। इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ना आपका ना मेरा। ओके स्टूडेंट्स, याद करेंगे ये कैटेकॉल है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर OH 1 3 पे है तो ये स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। अगर OH 1 पे और 4 पे है तो इसका नाम है हाइड्रोक्विनॉन। हाइड्रोक्विनॉन, या फिर इसका दूसरा नाम है क्विनॉल, भी नाम है इसका, क्विनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉन। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट। बेंजीन पे OCH3, इसका नाम है एनिसॉल। इसका नाम है एनिसॉल, बोलना नहीं है, इसका नाम है एनिसॉल। चलो नेक्स्ट, इसके बाद बेंजीन पे अगर O के साथ 2 कार्बन है तो इस स्ट्रक्चर का नाम है फेनिटॉल। अगेन आई रिपीट, ये है फेनेटॉल। फेनेटॉल। ओके, बेंजीन O बेंजीन, इसका नाम है रोज वाटर। इसका कॉमन नेम है रोज वाटर, या फिर इसको डाइफिनाइल ईथर भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा ईथर जो है वो रेडिकल डिपेंडेंट है, तो रेडिकल का नाम लिख सकते हैं। ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, ईथर ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। फिनाइल ये मिथाइल है, तो ABCDEFGHIJKLM NOP, तो पहले M फिर P, तो मिथाइल फिनाइल ईथर ऐसे लिख सकते हैं। मिथाइल फिनाइल ईथर, यहाँ पे इथाइल फिनाइल ईथर, यहाँ पे डाई फिनाइल ईथर, ऐसे बेटा आप लिख सकते हो, देयर इज नो इश्यू, ये भी लिख सकते हैं। पर फेमस है वो तो याद करना पड़ेगा ना, है ना। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं CHO, बेंजीन पे CHO। तो इसका क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉमन नेमिंग, तो IUPAC के बारे में चर्चा नहीं करूँगा अभी मैं। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम है बेंज़ाल्डिहाइड। बेंज़ाल्डिहाइड बोल सकते हो, बेंज़ाल्डिहाइड। अगर CHO 1 और 2 पे है तो इसका नाम है थैलाल्डिहाइड। CHO 1 2 पे है तो इसका नाम है थैलाल्डिहाइड। CHO अगर 1 3 पे है तो इसका नाम है आइसोथैलाल्डिहाइड। आइसोथैलाल्डिहाइड। अगर CHO 1 और 4 पे होगा तो इसका नाम है
टरथेलाल्डिहाइड, थेलाल्डिहाइड, आइसोथेलाल्डिहाइड, टरथेलाल्डिहाइड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बेंजीन पे COCH3, तो इसका नाम है दोस्तों एसिडोफेनॉन। इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, फेमस नेम है एसिडोफेनॉन। बेंजीन पे COC2H5, इसका नाम है प्रोपियोफेनॉन। इस स्ट्रक्चर का नाम है दोस्तों प्रोपियोफेनॉन। इसी बीच में आपको बता दूं बेटा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब कर लो, और कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। चलो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेंजीन, CO बेंजीन, इसका नाम है दोस्तों बेंजोफेनॉन। इस स्ट्रक्चर का नाम है बेंजोफेनॉन। चलो दोस्तों, नेक्स्ट बेंजीन पे COOH, इस स्ट्रक्चर का नाम है बेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर का नाम है बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों, यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, बहुत सारे कॉमन नेमिंग और भी हो सकते हैं, पर अगर इतना आप करोगे तो आपके लिए 11th के लिए काफ़ी रहेगा कॉमन नेमिंग के अंदर। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई करूँ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर जो है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको ये जो पूरा PDF हमने यहाँ पे लिखा है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।